हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एसके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी तक मैं इम्पोर्टेंट जानकारी के वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 6 टाइप के होते हैं। पहला कमर्शियल प्रॉपर्टी, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तीसरा फ्लैट, चौथा विला और पांचवा एग्रीकल्चर लैंड और छठा प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में है। अगर आपको अदर प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और इम्पोर्टेंट जानकारी के वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, प्लॉट या ओपन लैंड इन्वेस्टमेंट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन दोनों इन्वेस्टमेंट को मैंने 4 अलग अलग भागों में बांटा है, जिसे मैंने नाम दिया है प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी सी और प्रॉपर्टी डी। प्रॉपर्टी ए में किया गया इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल के लिए होगा और प्रॉपर्टी बी में किया गया इन्वेस्टमेंट 3 से 6 साल के लिए होगा। अगर आप प्रॉपर्टी ए में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। दोस्तों, प्रॉपर्टी ए में आपको बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिट काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आपका इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल के लिए किया गया हुआ इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट या बैंक या बिजनेस इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपने पैसा लगाया 1 से 3 साल के लिए और वो पैसा आपका डबल हो जाए। अगर ऐसा होने लग जाए तो दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी को भी काम करने की आवश्यकता ना पड़े, वह 1 से 3 साल के लिए पैसा लगाए और पैसे को डबल कर ले। आज के प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हुए मेरे काफ़ी इन्वेस्टर भाइयों की यही गलत विचारधारा बनी हुई है। अगर आपकी किस्मत के स्टार काफ़ी बुलंद है तो यह पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में यह अपनी आंखों को बंद करके और दिमाग को सुन करके किया गया इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो काफ़ी सोच समझ के करें, देखकर परख कर करें। अगर आपको कोई व्यक्ति इस बात का यकीन भी दिलाए तो आप उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर, देख परख कर ही करना। अगर आप फिर भी प्रॉपर्टी ए में जाना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि किन बारीकियों को देखते हुए आपको प्रॉपर्टी ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप जहां भी प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वह प्रॉपर्टी आबादी क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि मेरा 5 किलोमीटर से मतलब जहाँ आपकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं कि नियर बाई हॉस्पिटल हो, नियर बाई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होना अनिवार्य है, एटीएम फैसिलिटी, बैंक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नियर बाई रिंग रोड या हाईवे सुविधा, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं होना कंपलसरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, आप जहां भी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर पार्क की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था होना कंपलसरी है। और बिजली पानी की व्यवस्था के अलावा मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि आज भी जयपुर जो एरियाज़ है उसमें काफ़ी ऐसी लोकेशन है, जैसे मैं बात करना चाहूँ टोंक रोड की और पांचे वाला हो गया, अपना झोटवाड़ा हो गया। ये लगभग 25 से 30 साल पुराने एरिए है। यहाँ पर जो आबादी बसी हुई है 25 से 30 साल पुरानी बसी हुई है। यहाँ पर
आज भी प्रॉपर सीवरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आप जहाँ भी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करें तो आपको सीवरेज की समस्या ना आए, सीवरेज लाइन प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध हो। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। जहाँ आप प्लॉट या ओपन लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कम से कम 30 फीट रोड पर होना कंपलसरी है, ताकि आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में समस्या ना आ पाए और व्हीकल आसानी से आ जा सके। इसके अलावा दोस्तों आज की डिमांड के हिसाब से अगर 40 फीट रोड पर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो वह बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको एक सही रिटर्न मिल सके। तो जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इन तीनों पॉइंटों पर नज़र डालते हुए ही आप प्रॉपर्टी परचेज करें, ताकि इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब बात करते हैं 3 से 6 साल के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट, जिसे मैंने नाम दिया है प्रॉपर्टी बी। दोस्तों अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टी ए, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न प्रॉपर्टी बी में मिल सकता है, क्योंकि ये 3 से 6 साल के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अपने को किन बातों पे ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी बी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर्टी ए से ज़्यादा रिटर्न यहाँ से मिल सके। पॉइंट नंबर 1, जहाँ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आबादी क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में हो। आबादी क्षेत्र से मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहां पर आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जहां आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आप कोशिश करें कि जहां आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वो 40 फीट रोड पर हो, क्योंकि इस 10 किलोमीटर के दायरे में आपको 40 फीट रोड पर प्रॉपर्टी आसानी से मिल सकती है। इससे पहले मैंने बात करी थी दोस्तों प्रॉपर्टी ए के अंदर पॉइंट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30 फीट रोड पर प्रॉपर्टी परचेस करना कंपलसरी है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर के रेडियंस में था, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो दोस्तों 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जो आबादी क्षेत्र है, वो आज की डेट में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और काफ़ी कंजेस्टेड हो चुके हैं। तो हो सकता है वहाँ पर 40 फीट पर पॉसिबल ना हो पाए। इसलिए दोस्तों 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको 40 फीट पर प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, आप जहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, हो सकता है वहां पर आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो पाए। तो आप कोशिश करें कि एक गेटेड टाउनशिप में ही आप प्रॉपर्टी का प्लान करें, प्लॉट या ओपन लैंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको सारी मूलभूत आवश्यकताएं मिल सके, जैसे कि बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था मिल सके, सीवरेज लाइन की प्रॉपर आपको व्यवस्था मिल पाए। क्योंकि 10 किलोमीटर के दायरे में ये चीज़ आज भी पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन एक गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको ये सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों मैंने जो बात की है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में की है आपसे अभी तक, और उसमें मैंने आपको समझाया है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अपन ने 2 कैटेगरी डिवाइड की, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी। प्रॉपर्टी ए में 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है और प्रॉपर्टी बी में 3 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। और मैंने आपको उसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही आप प्रॉपर्टी का डिसीजन लें, ताकि आपको समय पर एक सही रिटर्न मिल सके। अब चलते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में अपन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रॉपर्टी सी और प्रॉपर्टी डी। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी सी के बारे में। प्रॉपर्टी सी में किया गया इन्वेस्टमेंट 6 से 9 साल के लिए होगा। इस कैटेगरी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दिलाएगा और आपको एक सही बेनिफिट मिल पाएगा सही वक्त पर। तो अब बात करते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रॉपर्टी सी का सिलेक्शन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी जहां आप इन्वेस्टमेंट करें वो आबादी क्षेत्र से 12 किलोमीटर के दायरे में हो। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें देखने लायक बात यह है कि आप जहां भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरा अप्रूव्ड से मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी से है, ताकि
आप लाइफ टाइम टेंशन फ्री रहें, जहां भी आप पैसा लगाएं बेनिश्चित होकर लगा पाएं और आपको सही रिटर्न मिल सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मूलभूत आवश्यकता का होना अनिवार्य है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 4, आप जहां तक हो सके आप जहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक गेटेड टाउनशिप में ही करें, ताकि आपको एक सही समय पर सही रिटर्न मिल सके। उसका कारण ये है कि अगर आप गेटेड टाउनशिप में किसी प्रॉपर्टी का प्लान करते हैं तो वहां पर कम समय के अंदर जल्दी मकान बन जाते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी जो कैटेगरी है प्रॉपर्टी डी। दोस्तों, प्रॉपर्टी डी में किया गया इन्वेस्टमेंट अपना 9 से 12 साल के लिए होगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि किन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अपने को प्रॉपर्टी डी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। यह प्रॉपर्टी आबादी क्षेत्र से 15 किलोमीटर के दायरे में हो और यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के समय में शायद 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है और प्रॉपर्टी भी सही रेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपका यह जो इन्वेस्टमेंट है 12 साल के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, आप पूरी कोशिश करें कि आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही जाएं, अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ना जाएं, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट सर आपका 12 साल के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। आने वाले भविष्य में 12 साल बाद यहाँ पर क्या हो आपको खुद को भी नहीं मालूम है, कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की योजना आ जाए या फिर किसी रोड का काम चल जाए। तो आप कोशिश करें अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में जाएं, और प्रॉपर्टी को अगर आप अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से देख लें, परख लें, अच्छे से समझ लें। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त आप ध्यान दें कि आसपास कोई रिको इंडस्ट्रीज की योजना आ रही हो या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन द्वारा किसी लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया हो या फिर कोई एजुकेशन या हॉस्पिटलिटी की संभावना बन रही हो। तो ऐसी जगह पर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से आप एक प्रॉपर्टी में एक सही सिलेक्शन कर पाएँ, एक सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और आपको ये वीडियो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हेल्प कर पाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों चलते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।